ये कहानी है एक जनरल की जिसका नाम है सू। सू वुशु मार्शल आर्ट्स में माहिर था। कहानी की शुरुआत में सू अपने सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में एक पहाड़ चढ़ रहा होता है। वो यहाँ राजकुमार को बचाने आए हैं जो बागियों की कैद में है। तभी कुछ आवाज़ होती है और बागी सिपाही पहाड़ की तरफ एक मशाल फेंकते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है यहाँ फौज आ गई है। तभी उस पुल के नीचे से सिपाही ऊपर आते हैं और उन्हें मार देते हैं। सू अपने सिपाहियों के साथ अंदर जाता है। वो देखता है बागियों ने राजकुमार को बांधा हुआ होता है। सू के साथ बहुत कम सिपाही थे। उनका लीडर प्रिंस को मारने का ऑर्डर देता है। जैसे ही एक आदमी उसे मारने वाला होता है तभी सू वहां आ जाता है और प्रिंस के हाथ खोल देता है। वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं और सू के आदमी भी पीछे से उन पर हमला कर देते हैं। राजकुमार कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बागियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। सू अपने आदमियों से राजकुमार को वहाँ से ले जाने को कहता है। तभी बागियों का सरदार सू पे हमला कर देता है। वो बहुत ताकतवर होता है पर आखिर में सू उसे मार देता है। वो लोग बहुत कम होते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। सू युआन से कहता है राजकुमार को यहाँ से ले जाओ और खुद बागियों को रोकने के लिए वहीं पीछे रुकता है। राजकुमार और युआन कैंप पहुँचते हैं। युआन कहता है सू मर चुका है, लेकिन राजकुमार कहता है मुझे किसी भी कीमत पे सू वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वो युआन को वापस जाके सू को लाने के लिए कहता है। तभी सू कर्नल माँ के साथ वापस आ जाता है जिससे सभी सिपाही खुश हो जाते हैं। वो राजकुमार के पास आता है। राजकुमार सू की बहादुरी से बहुत खुश होता है। वो सू को गवर्नर बनाना चाहता था पर सू कहता है ये सब उसने अकेले नहीं किया, उसका भाई युआन भी वहाँ था। युआन सू की बीवी का भाई है और ये बात राजकुमार जानता था। इसके बाद सू अपने सिपाहियों के साथ जीत का जश्न मना रहा होता है। सू कर्नल माँ को अपनी तलवार दे देता है। इसके बाद वो युआन के पास जाता है। सभी सू की बहुत इज्जत करते थे और युआन की तरफ कोई देखता भी नहीं था, इसलिए वो सू को पसंद नहीं करता था। सू कहता है तुम्हें सिपाहियों का ध्यान रखना होगा जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा। युआन पूछता है तुम कहीं जा रहे हो क्या? सू कहता है मैंने फैसला किया है, मैं फौज छोड़ के वापस घर चला जाऊंगा। और वो युआन को बताता है वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। सू कहता है उसने राजकुमार से युआन को गवर्नर बनाने को कहा है। युआन कहता है लेकिन राजकुमार मुझे पसंद नहीं करते। इस पे सू कहता है जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो राजकुमार को तुम पे भरोसा करना ही पड़ेगा। सू बचपन से ही ऐसा था, जो युआन को चाहिए होता था वो उसे दे देता था। सू कहता है हम दोनों भाई हैं और जो मेरा है वो तुम्हारा है। सू कहता है वो एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलना चाहता है और अपनी वाइफ यिंग के साथ टाइम बिताना चाहता है। युआन कहता है एक दिन वो सू के सारे कर्ज उतार देगा। अगले दिन जब सब सो रहे होते हैं तो सू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। सू के पिता उनसे मिलने आते हैं। वो उन्हें बताते हैं युआन वापस आ रहा है, जिससे यिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। वो कहते हैं उन्हें पता था युआन एक दिन वापस ज़रूर आएगा। सू इस खबर से बहुत खुश होता है। वो सू से कहते हैं युआन अब गवर्नर है और उन्हें लगता है उसके यहाँ आने की वजह कुछ और है। वो सू को चौकन्ना रहने को कहते हैं। सू कहता है युआन को पता है आपने उसके पिता को क्यों मारा और उसने कभी भी इस बारे में बात नहीं की। उसके पिता कहते हैं उसने इस बारे में बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब भूल चुका है। सू कहता है आपने युआन और यिंग को अपने बच्चों की तरह पाला और यिंग मेरी बीवी है। सू को भरोसा होता है कि युआन के मन में उनके लिए बदले की भावना नहीं है। फिर एक दिन युआन अपने सिपाहियों के साथ शहर आता है और उसी दिन सू के स्कूल का पहला दिन होता है। सू अपने स्कूल में सभी का स्वागत कर रहा होता है। वहीं युआन सू के घर पहुंचता है। वो बहुत बदल चुका होता है। यिंग उसका स्वागत करती है। लिटिल फैंग तो उसे देख के यिंग के पीछे छिप जाता है। इसके बाद युआन यिंग के साथ अंदर आता है। सू के पिता उसे देख के समझ जाते हैं कि वो यहाँ अपने पिता की मौत का बदला लेने आया है। तभी उसके सिपाही भी अंदर आ जाते हैं। वो युआन से कहते हैं मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा क्योंकि उन्होंने कई मासूम लोगों की जान ली थी और उन्हें रोकना ज़रूरी था। युआन कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? इसके बाद वो उस पर हमला करता है। वो कहता है तुमने मेरे पिता को मारने के बाद मुझे और मेरी बहन को अपने साथ रहने पे मजबूर किया। इसके बाद युआन उसे मार देता है और उसका सर काट लेता है। वो लिटिल फैंग और यिंग को अपने साथ ले जाता है। एक आदमी सू को आके ये बताता है। जब सू घर पहुंचता है तो युआन के आदमियों ने सबको मार दिया होता है। वो अपने पिता की लाश के पास जाता है पर तभी उस पर कोई हमला करता है। सू अपनी तलवार उठा लेता है। वो देखता है उस पर हमला करने वाली एक लड़की है। युआन ने उसे यहाँ सू को मारने के लिए छोड़ा था। सू उससे लड़ने लगता है। तभी एक और आदमी वहाँ आ जाता है और वो दोनों एक जोड़ी की तरह सू से लड़ने लगते हैं। सू उन्हें हराने वाला होता है लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सू उनका पीछा करता है। वहीं युआन यिंग और लिटिल फैंग के साथ सू की मौत की खबर का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो दोनों वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं सू यहाँ आ रहा है। सू वहाँ युआन के आदमियों को मारने लगता है। युआन अपने आदमियों से रुकने को कहता है। इसके बाद सू युआन पे हमला कर देता है। वो एक के बाद एक युआन पे कई वार करता है पर उसे कुछ नहीं होता। वो बहुत कोशिश करता है पर तलवार उसके पेट में नहीं घुसती। इसके बाद युआन अपने कपड़े फाड़ता है। उसके शरीर पे एक आर्मर होता है जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा हो। एक बार फिर सू उस पर हमला करता है
पर युआन उसकी तलवार तोड़ देता है। इसके बाद दोनों हाथों से लड़ना शुरू करते हैं, जिसमें दोनों की बराबरी की टक्कर होती है। युआन ने 5 वेनम फिस्ट स्टाइल में महारत हासिल कर ली थी, और अगर उसने सू को छू लिया तो उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। इसके बाद वो सू पे हमला करता है और सू का हाथ पकड़ लेता है, जिससे सू के शरीर में जहर फैल जाता है। इसके बाद वो उसे उठा के पानी में फेंक देता है। सू को बचाने के लिए यिंग भी पानी में कूद जाती है। सबको लगता है सू और यिंग मर चुके हैं, पर वो दोनों एक पेड़ की वजह से बच जाते हैं। सू बेहोश होता है, उसके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा होता है। यिंग बड़ी मुश्किल से उसे पानी से बाहर निकालती है और लकड़ियों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाती है और सू को घसीटते हुए ले जाती है, पर वो बहुत थक चुकी होती है। वहीं डॉक्टर यू को दिखाते हैं, वो जंगल में औषधियाँ ढूंढ रही होती है। यिंग सू को लेके एक पहाड़ चढ़ रही होती है। वो बहुत थक चुकी होती है और उसके हाथ से स्ट्रेचर छूट जाती है। सू नीचे गिर रहा होता है, तभी यू आकर उसे बचाती है। यू उन दोनों को अपने घर ले जाती है और सू का इलाज करती है। कुछ देर बाद सू को होश आता है। यू कहती है, तुम्हारे शरीर से जहर अभी पूरी तरह नहीं निकला है, तुम ताकतवर हो इसलिए अभी तक जिंदा हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। इसके बाद वो सू के शरीर से जहर निकालती है। सू डॉक्टर यू का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। यिंग सू को बताती है डॉक्टर यू यहाँ वाइन बनाती है और उसे बेच के गरीबों की मदद करती है, जिसमें यिंग उसकी मदद कर रही है। डॉक्टर यू के जाने के बाद सू अपना हाथ देखता है, जो काम नहीं कर रहा होता। यिंग कहती है, जहर की वजह से तुम्हारे हाथ की नसें काम नहीं कर रही, पर यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सू यिंग से कहता है, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। सू इतना कमज़ोर होता है कि वो खाना भी नहीं खा पाता, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका बेटा लिटिल फेंग युआन की कैद में है और वो ऐसी हालत में उसे बचा नहीं सकता। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सू अपनी लाचारी की वजह से शराब में डूब जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, पर यिंग उसका साथ नहीं छोड़ती। वहीं लिटिल फेंग अपने माँ और पिता के बिना बड़ा हो रहा था। फिर एक दिन यिंग सू से कहती है, हमारे बेटे को सिर्फ तुम बचा सकते हो, पर तुम तो जैसे ये सब भूल गए हो। इसके बाद सू युआन से लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। वो अपने हाथों को मजबूत करता है, जिससे वो युआन के कवच को उखाड़ सके, और कुछ ही दिनों में उसके हाथ पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। एक दिन वो यिंग से कहता है, कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा और अपने बेटे को युआन की कैद से बचा लूंगा। फिर एक दिन सू कुंफू प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे 2 कुंफू मास्टर दिखते हैं। सू उनसे उसे कुंफू सिखाने को कहता है। बूढ़ा मास्टर कहता है, अगर तुमने वुशु गॉड को हरा दिया तो हम तुम्हें सिखाएंगे। इसके बाद सू वुशु गॉड से लड़ने लगता है। वो हर रोज़ वहाँ जाता है और वुशु गॉड को हराने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन वो हार नहीं मानता और बार बार कोशिश करता है। वहीं दिखाते हैं युआन अपने हाथों को बिच्छू और सांपों के भरे बर्तन में डालता है, जिनसे वो जहर लेता था। और दूसरी तरफ सू एक बार फिर वुशु गॉड से लड़ता है। वहीं घर पे यिंग उसका इंतजार कर रही होती है। उस रात डॉक्टर यू उनसे मिलने आती है। वो तीनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। वो सू की नफ्स देखती है। सू कहता है वो हर दिन बेहतर हो रहा है। इसके बाद वो कुंफू प्रैक्टिस करने चला जाता है। डॉक्टर यू यिंग से कहती है, सू अपना दिमागी संतुलन खो रहा है, उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ है और वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। वो कहती है उसे अपनी ट्रेनिंग रोकनी होगी। यिंग कहती है वो रोज़ अपने मास्टर से कुंफू सीखने जाता है और रोज़ उसके शरीर पे चोट के निशान होते हैं। डॉक्टर यू कहती है, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, क्या तुमने कभी उसके मास्टर को देखा है? यिंग कहती है, नहीं, पर मुझे सू पर भरोसा है। एक दिन यिंग सू से पूछती है, लिटिल फेंग को बचाने के बाद क्या तुम युआन को मार दोगे? सू कहता है, हम एक परिवार हैं, मैं उसे मारूंगा नहीं, पर वो कभी लड़ नहीं पाएगा। वहीं सू वुशु गॉड को हराने की कोशिश कर रहा होता है, पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर एक दिन यिंग सू को देखने जंगल जाती है। वो देखती है वहाँ सू अकेला होता है, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं होता। वो वहाँ खुद ही इधर उधर गिर रहा होता है और अपने आप से बात कर रहा होता है। ये देख के यिंग वापस आ जाती है। जब सू घर आता है, वो कहता है आज वो वुशु गॉड को हराने वाला था और एक दिन वो उन्हें ज़रूर हरा देगा। यिंग सू से कहती है, तुम पागल हो रहे हो, वहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, तुम अपने आप से बात कर रहे थे। सू से अपने घाव दिखाता है। यिंग कहती है, तुमने अपने आप को चोट पहुँचाई है। सू कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं हमारे बेटे को बचा लूँगा। वहीं लिटिल फेंग को दिखाते हैं। वो अब बड़ा हो चुका था। वो अपनी माँ को बहुत याद करता है, लेकिन यिंग लिटिल फेंग से मिलने की उम्मीद खो चुकी होती है। फिर एक दिन सू वुशु गॉड को हराने में कामयाब हो जाता है। वुशु गॉड उसकी तारीफ करता है और वहाँ से चला जाता है। सू उस बूढ़े मास्टर से कहता है, मेरी बीवी को लगता है मैं पागल हो रहा हूँ और तुम मेरा वहम हो। वो बूढ़ा कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं असली हूँ या नहीं, फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार हो। इसके बाद सू उस बूढ़े पे वार करता है और उसे पता चल जाता है ये उसका वहम है। इसके बाद वो वापस घर आता है, पर यिंग वहाँ नहीं होती। उसे यिंग की चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने लिखा होता है वो लिटिल फेंग को बचाने युआन के पास जा रही है। वहीं यिंग युआन के पास पहुँचती है। लिटिल फेंग उसे देख के खुश हो जाता है। तभी युआन भी वहाँ आ जाता है।
युआन यिंग को देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है अब उनका परिवार पूरा हो गया है। यिंग कहती है तुमने अपना बदला ले लिया, अब मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। युआन यिंग से पूछता है क्या सू मर चुका है? यिंग कहती है तुमने उसका हाथ खराब कर दिया, वो कभी लड़ नहीं पाएगा, हमें यहाँ से जाने दो। तभी सू वहाँ पहुँचता है और युआन के सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सिपाही युआन को बताता है सू यहाँ आ गया है। युआन गुस्से में उसे मार देता है। सू सिपाहियों से लड़ रहा होता है। तभी यिंग युआन को मारने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी सू अंदर आ जाता है और युआन के सिपाहियों को मारने लगता है। सू की नज़र यिंग और उसके बेटे पर पड़ती है। तभी आयरन ट्विंस उसका रास्ता रोकते हैं और सू उनसे लड़ने लगता है। युआन लिटिल फैंग से कहता है अगर सू ने उसे मार दिया तो यिंग को भी मरना होगा, क्योंकि वो एक परिवार है। वो सिपाहियों से यिंग को जंगल में ले जाके दफनाने को कहता है। सिपाही यिंग को जंगल में ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं। युआन उन सिपाहियों को मार देता है ताकि सू यिंग को ना ढूंढ सके, और वहीं सू भी आयरन ट्विंस को मार देता है। इसके बाद सू और युआन लड़ने लगते हैं। सू बहुत तेज़ होता है और पहले से ज़्यादा ताकतवर भी। इस बार युआन उसे आसानी से नहीं हरा सकता। सू के पास युआन के हर वार का जवाब होता है, पर जब तक युआन के शरीर पे वो आर्मर है सू उसे नहीं मार सकता। पहले सू उसके कपड़े फाड़ता है और उसके आर्मर को उखाड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यिंग का दम धीरे धीरे घुट रहा होता है। सू अपने हाथ पे एक चेन लपेट लेता है और युआन की धुलाई करता है। वो युआन का कवच उखाड़ने लगता है। लिटिल फैंग सू को रुकने को कहता है, पर सू इतना गुस्से में होता है कि वो युआन को मार देता है। लिटिल फैंग कहता है युआन ने यिंग को दफना दिया है और सिर्फ वही जानता था कि यिंग कहाँ है। इसके बाद सू और लिटिल फैंग यिंग को ढूंढने जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यिंग मर चुकी होती है। इसके बाद लिटिल फैंग और सू को दिखाते हैं। वो शहर आते हैं। यिंग को खोने के बाद सू अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। कुछ रशियंस दो लोगों को मार रहे होते हैं। तभी मास्टर मा वहाँ आता है। वो वुशु फेडरेशन का हेड है। वो मास्टर मा को बताते हैं इन लोगों ने हमारे मास्टर को पैसों के लिए लड़ने को कहा और उनके सरेंडर करने के बाद भी उनको मार दिया। वो आदमी कहता है अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। मास्टर मा कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम्हें यह धंधा बंद करना होगा, जिसके लिए वो आदमी मान जाता है। जाते जाते मास्टर मा लिटिल फैंग को देखता है और उसे कुछ पैसे देता है। सू जब आर्मी में जनरल था तो उसने माँ को ही अपनी तलवार दी थी, लेकिन माँ उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद दिखाते हैं सू एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है और एक टेबल से वाइन उठा के पीने लगता है। वो यिंग की बनाई वाइन ढूंढ रहा होता है। तभी एक आदमी उसे वाइन पीने के लिए बुलाता है, पर वो सू को वाइन नहीं देता और सू उससे लड़ने लगता है। वो आदमी ड्रंकन फॉर्म यूज़ करता है, जिसमें सामने वाले को लगता है कि वो नशे में है। सू उससे वाइन नहीं ले पाता और उसके स्टाइल को ध्यान से देखता है और उसे कॉपी करने लगता है। इसके बाद वो आदमी सू को अपनी वाइन दे देता है। तभी लिटिल फैंग आता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। तभी मास्टर मा भी वहाँ पहुँचता है। वो सू को पहचान लेता है। वो कहता है फॉरनर्स हमारे लोगों को खेल के नाम पे मार रहे हैं और कल मैं उनसे लड़ूंगा। सू उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और शराब पीने लगता है। माँ सू की तलवार उसे देकर जाने लगता है। सू कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो लिटिल फैंग को अपने साथ ले जाओ। लेकिन फैंग अपने पिता को छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसने यिंग से वादा किया होता है कि वो हमेशा सू के साथ रहेगा। सू कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वाइन चाहिए। इसके बाद वो लिटिल फैंग को और माँ को बाहर निकाल देता है। माँ फैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और सू शराब पीकर बेहोश हो जाता है। फैंग माँ से कहता है मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, वो मेरे पिता हैं। जब सू की नींद खुलती है तो लिटिल फैंग उसके पास सोया हुआ होता है। उसने एक कागज़ पे लिखा होता है मैंने माँ से वादा किया था, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अगले दिन मास्टर माँ अपने आदमियों के साथ लड़ने पहुँचता है। लिटिल फैंग और सू उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सू माँ को उसकी तलवार वापस करता है। इसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं, पर एक गार्ड सू को लात मार के गिरा देता है। मास्टर माँ कहता है ये मेरे साथ हैं। वो सू को अपना कोट और अपनी टोपी पहनाता है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। वहाँ अंदर एक मैच चल रहा होता है, जिसमें फॉरेन फाइटर एक चाइनीज़ फाइटर को मार देता है। अगला मुकाबला है मास्टर माँ का इन रेसलर्स के साथ। जो भी आखिर तक अपने पैरों पे खड़ा रहेगा वही जीतेगा। वहीं सू का ध्यान सिर्फ शराब की तरफ होता है। मास्टर माँ और उसका अपोनेंट मैदान में आते हैं और लड़ाई शुरू होती है। माँ उस पर वार करता है और उस रेसलर को कुछ नहीं होता। वो रेसलर माँ को उठा उठा के पटक रहा होता है। माँ की हालत बहुत ख़राब होती है। तभी लिटिल फैंग उस रेसलर के पैर पे काट लेता है और वो फैंग को पकड़ लेता है, पर सू लिटिल फैंग की आवाज़ सुन लेता है और उस रेसलर के सर पे एक पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मास्टर माँ और उस रेसलर को वहाँ से ले जाते हैं। सू अब मैदान में था। तभी उसके सामने दो रेसलर आते हैं। वो उन दोनों को गिरा देता है। उनमें से एक को सू नीचे गिरा देता है और दूसरे की धुलाई करने लगता है। तभी जिसके वो रेसलर्स होते हैं वो दो और रेसलर्स को खोल देता है। सू उन तीनों से लड़ने लगता है, जिसमें सू भी बहुत घायल हो जाता है।
लिटिल फेंग सू को लड़ने से मना करता है। सू कहता है वो कभी किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटा। उनमें से एक आदमी चाकू निकालता है और वो सू को मारने वाला होता है, पर सू हट जाता है और चाकू एक रेसलर के लग जाता है। तभी वो आदमी एक रेसलर को इंजेक्शन लगाता है जिससे उसे दर्द नहीं होगा। सू उसे मारता है पर उसे कुछ महसूस नहीं होता। सू उस चाकू वाले को भी मार देता है। अब बस एक ही आदमी बचा था। वो सू को उठा के उसका सर ज़मीन पे मारता है, लेकिन सू एक बार फिर खड़ा हो जाता है। सू उसके सर पे कई वार करता है और दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। अब देखना ये था कि दोनों में से खड़ा कौन होता है। जो खड़ा होगा वही जीतेगा। लिटिल फेंग सू के पास आता है। वो अपने पिता से खड़े होने को कहता है। सब सू को खड़े होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सू को होश आता है और वो खड़ा हो जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।